कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के NCERT चैप्टर 1 की, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मीन्स डेमोक्रेसी होती क्या है और हमें चाहिए क्यों। क्या डेमोक्रेसी इतनी नेसेसिटी है कि आज के वर्ल्ड में इसे कंपलसरी किया जाए या इसे इतने डीपली स्टडी किया जाए। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में होती क्या है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम एक सिंपल डेफिनेशन से देखते हैं कि व्हाट रियली अ डेमोक्रेसी इज़। सो जब हम कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं हमें ही रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस मेथड को, उस प्रोसेस को कहते हैं डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा हर 5 ईयर्स में इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस और डेमोक्रेसी यूनिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो तो। सो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर एनसीईआरटी में देखें तो एक बड़ी सिंपल लेकिन अच्छी सी डेफिनेशन है। Democracy is a form of government in which rulers are elected by people. वेरी सिंपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें रूलर्स इलेक्ट होते हैं पीपल, लोगों के द्वारा। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब सारी कंट्रीज खुद को डेमोक्रेसी तो कहती है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी रियल में डेमोक्रेसी है और कौन सी वैसा प्रिटेंड कर रही है कि वो डेमोक्रेसी है। एक मिनट बस स्क्रीन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए। अब लगभग हर कंट्री खुद को डेमोक्रेसी कहती है, लेकिन कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, जैसे म्यांमार में आर्मी रूल है, जो मिलिट्री ग्रुप होती है। जैसे मिलिट्री ग्रुप में क्या होता है कि जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं वो इलेक्टेड रूलर्स को अरेस्ट कर लेते हैं या डिटेन कर लेते हैं, जिससे अब आर्मी रूल आ जाता है। तो म्यांमार में आर्मी रूल है, यानी कि वो आर्मी को तो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या वो रियल में डेमोक्रेसी हुई या वो बस एक ऐसा है, मतलब एक शेल है जिसको हम डेमोक्रेसी का नाम दे रहे हैं। सो डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री है कौन सी नहीं, इससे पहले हम समझते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए उसमें फीचर्स क्या होने चाहिए। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। आप फीचर देखने पहले डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन देखी थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब इसमें से हमें 4 कीवर्ड्स निकालने हैं। रूलर्स, पीपल, इलेक्शन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स रूलर्स कौन होंगे, कैसे होंगे, इलेक्शन किस टाइप में होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी का एक बड़ा एक मतलब मूलभूत सिद्धांत या एक बेसिक एस्पेक्ट है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो इलेक्शन किस टाइप के होंगे, जो इलेक्ट करेंगे वो पीपल कौन होंगे, एंड जब इलेक्शन हो जाएंगे तो गवर्नमेंट जो होगी वो किस टाइप की होगी। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, थोड़ा सा डीप में जाते हैं। मान लीजिए कि एक कंट्री है, वहाँ पर हमने किसी को इलेक्ट कर दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसको इनॉर्मस पावर दे दी जाए। इनॉर्मस पावर तो नहीं देंगे, उसको एक लिमिट में तो रखना पड़ेगा ताकि वो आर्बिट्रेरी या मनमाने डिसीजन ना ले। सो उसके लिए डेमोक्रेसी कहती है द फाइनल डिसीजन पावर
टू बी वेस्टेड इन P%। डिसीजन जो भी हो, लेकिन जब फाइनल डिसीजन होगा तो लोगों का ही होगा, आर्बिट्रेशन नहीं होगी, मनमाने डिसीजन नहीं होंगे। और लेकिन एक बात क्यूरियोसिटी होगी कि लिमिट सेट कौन करता है? लिमिट सेट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ पावर प्रोवाइडर बट अ पावर टेकर एंड पावर डिफाइनर ऑल्सो। वो डिफाइन भी करता है कि किसके पास कितनी पावर होगी। सो पहला फीचर, फाइनल डिसीजन टू बी वेस्टेड इन पीपल्स हैंड। सेकंड फीचर क्या होगा? कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी होने के लिए इलेक्शंस होने मैंडेटरी हैं, लेकिन इलेक्शंस होना सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है कि एक ही पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, उसी को वोट मिल जाता है, वही जीते। ये इलेक्शंस नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब डेमोक्रेसी दिखा रही है, लेकिन वो डेमोक्रेसी है नहीं। इलेक्शंस होनी चाहिए फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या होता है कि जैसे अब तो नहीं, कुछ कंट्रीज में जैसे होता है बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, बूथ जो होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, या लास्ट टाइम पर पोलिंग बूथ चेंज कर देते हैं। जिससे जो लोग होते हैं इलेक्ट करने वाले, जो लोग रिप्रेजेंट को इलेक्ट करते हैं, वो पहुंच नहीं पाते, काफ़ी इनकन्वीनियंस हो जाता है। तो ये होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तब जाके एक अच्छी सुचारू रूप से डेमोक्रेसी कहलाएगी। इससे एक चीज़ और पता लगती है, अभी हमने ऊपर बात की थी कि लिमिट सेट होती है, हर किसी की कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है, लेकिन सेकंड फीचर भी है, वो भी सेम काम करता है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है जो ऐसे आर्बिट्ररी रूल्स ले रही है, वो डिसीजन ले रही है, किसी की सुन नहीं रही है, तो लेकिन अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर है तो हमारे पास चांस होता है कि हम उस गवर्नमेंट को रिमूव कर दें। रिमूव इन द सेंस, हम अगली बार किसी और को वोट दें, किसी और को चूज़ करें, ताकि जो पुरानी गवर्नमेंट थी हमें पसंद नहीं थी, हमने दूसरा चूज़ कर दिया। इससे क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको उस डर से एक लिमिट में रहते हैं, एक अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। थर्ड फीचर क्या होगा? थर्ड फीचर होगा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें 3 चीज़ है। एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, ईच adult person must have 1 vote 1 वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए कोई एक ए पर्सन है, वो बूथ पे जाता है, अपना वोट देता है, और वो अब नॉर्मल जो प्रोसेस है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो अपना वोट देता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करता है। अब ये जो पर्सन गया, इस पर्सन की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, उस पर्सन की वोट की वैल्यू जितनी इसकी होगी। ये जाता है, उतना ही वोट देगा, उतना ही बूथ को यूज़ करेगा, वो अपनी मर्जी से इलेक्शन, अपनी मर्जी से कैंडिडेट चूज़ कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने इसको कह दिया कि इसका जो एक वोट है वो 2 के बराबर है और इसका जो एक वोट है वो हाफ के बराबर है। ये नहीं चाहिए।
एक पर्सन चाहिए हमें, उसका एक वोट ही होना चाहिए और उस वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये होगा हमारा थर्ड फीचर ऑफ रियल डेमोक्रेसी। नाउ फोर्थ फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट। अब ये भी वही बात कह रहा है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट। हम लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको। ये कह रहा है, सिंपल सी बात है कि जिसको भी हमने चूज किया है उसको लिमिट में रहना है। लिमिट में रहने में जो भी उसकी पावर्स है उसको यूज़ करना है, ना पावर लेनी ज़्यादा है ना देनी ज़्यादा है। और लोगों के राइट्स के होते हैं, लोगों के जैसे राइट होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाला भी कुछ नहीं है। अब हमने जितने भी फीचर देखे हमने, थोड़ा जूम आउट करते हैं। हमने जितने भी फीचर देखे उन सब ने एक ही बात कही है, कि द पर्सन तो नहीं कहना चाहिए, चूजन कैंडिडेट should remain in limit set by Constitution। ये क्या फाइनल डिसीजन, पावर टू क्वेश्चन, तो जितने भी फीचर्स हैं फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, चारों फीचर्स में एक बात तो हमें घूम फिर के दिख रही है कि जो कैंडिडेट है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको लिमिट में रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेट किया है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक समरी डेफिनेशन में 4 फीचर्स दिए हुए हैं। एक मिनट, अभी हमने देखा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे। अब हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी। सो बेसिकली इसके लगभग 4 से 5 आर्ग्यूमेंट हैं, जो 4 से 5 आर्ग्यूमेंट है जो कहते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, और 4 से 5 आर्ग्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो हम साइड बाय साइड एक अगेंस्ट का आर्गूमेंट देखेंगे, एक फॉर का आर्गूमेंट देखेंगे, ताकि हमें एक क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी रास्ते पे हमें जाना है, कौन ज़्यादा सही बात क्या है। वैसे सही बात तो नहीं कहते, बिकॉज हर किसी के अपने ओपिनियन होते हैं, सबके ओपिनियन सही होते हैं। सो पहला अगेंस्ट का जो आर्गूमेंट है वो ये कहता है कि जैसे हमें कोई पसंद नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेटिव, हमने उसको चेंज कर दिया, हमें वो पसंद नहीं आया, हमने उसको ही बदल दिया। ऐसे करते करते हम बदलते रहते हैं, हमें कोई पसंद नहीं आता। सो एक अगेंस्ट का आर्गूमेंट ये कहता है कि इससे ना इनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है कि लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, सो देयर विल बी अनस्टेबल गवर्नमेंट। लेकिन यही एक फोर का आर्गूमेंट कहता है कि अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट है, लीडर्स बदलते रहते हैं, इसी से तो लीडर अकाउंटेबल रहते हैं। उनको अगर पता है कि हाँ अगर लीडर्स को लगता है कि वो उनकी पावर लूज हो रही है, वो नेक्स्ट इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो जब तक उनका टेन्योर हो रहा है उसमें वो अकाउंटेबल रहते हैं। सो अगेंस्ट की बात तो ये है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, हर साल 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, कई बार बीच में इलेक्शन होते हैं, लेकिन उसी का फायदा ये है कि लीडर जो है वो अकाउंटेबल रहते हैं। वो अपनी जनता को, जिन्होंने उनको इलेक्ट किया, उसके प्रति आंसरेबल रहते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या करने वाले हैं।
एक और अगेंस्ट का आर्गुमेंट है, कि जो डेमोक्रेसी है इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले, यानी कि जिसकी लाठी उसकी बात, जिसके पावर है वही डेमोक्रेसी में जीतता है, वही काम करता है। एंड कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि डेमोक्रेसी पावर पे है। एक और आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेसी में लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सो उनको पावर्स क्यों दी जाए लाइक गवर्नमेंट इलेक्ट करने की। इसको हम इजी भाषा में लिखें तो ordinary peoples don't know about it, so power should not be given. लेकिन अब एक बात देखिए, हमने ऑर्डिनरी पीपल से पावर ले ली और हम ऐसे मन मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव बिठाने लगे, तो क्या उससे सिटीजन की डिग्निटी हार्म नहीं होगी? उनको लगेगा नहीं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगा? मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव बिठाया है जो इलेक्टेड हो, सो क्या सिटीजन की डिग्निटी अपनी होगी कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है? उनको एक प्राउड फीलिंग होगी कि मैंने इसको चूज़ किया, मैं इससे सवाल भी कर सकता हूँ, ये मेरे लिए काम भी कर रहा है। इसका एनहेंसिस डेमोक्रेसी से तो अगर हम ओवरऑल देखें, सबका आकलन करें, सबको इवेल्यूट करें, तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी कंपैरेटिवली बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर से। ये नहीं कह रहा मैं कि डेमोक्रेसी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी एक अच्छी पॉलिटिकल सिनेरियो सेट करता है जो बाकी गवर्नमेंट से बेटर होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम खुद की मिस्टेक खुद ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। सपोज कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया, उसने काम नहीं किया, तो मेरे पास चांस है कि मैं उसको चेंज कर सकूं। वो अकाउंटेबल है तो मैं पूछ सकता हूँ उससे सवाल। उसके हम कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उसको लिमिट सेट कर रखी है, डिसीजन मेकिंग हमारे लिए ही होगी, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ हमसे ही कंसल्ट किया जा रहा है हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। सो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ चैप्टर एंड में बड़ी एक अच्छी बात कि डेमोक्रेसी इज नॉट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू अदर। डेमोक्रेसी से सब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, बट हाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और जो भी हमने फीचर डिस्कस किए डेमोक्रेसी के, जो भी आर्गूमेंट डिस्कस किए, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक अच्छी डेमोक्रेसी होने का। मीन्स अगर वो सब चीज़ें हैं तो हाँ कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिसाइड्स दैट और चीज़ें भी मैटर करती हैं कंट्री को डेमोक्रेसी होने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्या पढ़ते रहिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी नोट्स बनाए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसी का लिंक मिल जाएगा आपको। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।